तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, हम अपना कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। बारिश होती है तो हम छाता लगा लेते हैं या छत के नीचे आ जाते हैं, हमने अपना कंफर्ट ढूंढ लिया। लेकिन जरा गौर करो, जो पालक आपने खेत में लगाई है वो पिट रही है बेचारी ज्यादा बारिश से, उसका कंफर्ट कौन देखेगा? सोचिए जरा, मतलब हम इतना बड़ा शरीर लेके, इतना हैवी बॉडी लेके हम अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, और उन पौधों के लिए बिना कंफर्ट के हम छोड़ देते हैं, और फिर भी हम उनसे प्रोडक्शन की उम्मीद करते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि मौसम का बदलाव फसल के लिए जो है प्रभाव डालता है। तो आज हमें खासकर सब्जी वाली फसलों के लिए एक अनुकूल वातावरण देने की आवश्यकता है। अगर हम पौधों को उगने के लिए एक अनुकूल वातावरण देते हैं तो बेशक वहां पर फसलें बहुत अच्छी सी उगती हैं। और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा, अभी मई जून के महीने में मेथी की भाजी की जो क्वालिटी हमने निकाली और लोगों को दी, हमारे डीएम के यहाँ सब्जियां जाती है, एसपी और तमाम अधिकारियों के यहाँ भी सब्जियां जाती हैं, वो लोग जो है ना कहीं से सब्जी नहीं मंगाते। उनको पता होता कि मई के महीने में मेथी की भाजी अगर खिला पाएगा तो यही खिला पाएगा। कभी भी फोन आ जाता है मेथी की भाजी भेज देना, तो वो जो क्वालिटी आती है, अमेजिंग क्वालिटी आती है। मतलब आप समझो कि सीजन पे भी वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो क्वालिटी इसके अंदर मिलती है। तो पत्ती वाली सब्जियों में तो जोरदार तरीके से काम होता है, जो नाजुक होती हैं सब्जियां, ठीक है, और खासकर सब्जियां ही नाजुक होती हैं, बाकी तो ठीक है। अनाज वाली फसलें थोड़ी उनसे ज्यादा मतलब उनकी वो रहती है, स्टेमिना रहती है, और जो फ्रूट वाले पौधे रहते हैं उनकी और ज्यादा स्टेमिना रहती है। तो कुल मिला के हमें सब्जी वाली फसलों को उगाने के लिए एक अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा, और अगर हम ये दे पाए तो रिजल्ट आपसे पीछे नहीं रहेंगे, आपसे आगे रहेंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो हमारी फील्ड है, ये खेत से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एक खेत है जिसमें आप चारों तरफ जो पेड़ देख रहे हैं, ये हमने बायोडायवर्सिटी मेंटेन करने के लिए किया हुआ है। इससे क्या होता है, हर तरह के जीवों को रहने की व्यवस्था होती है। हमारे खेत में आओगे, अगर आपकी इच्छा होगी कि हमें ये वाला जीव देखने की इच्छा है, तो आपको वो मिलेगा, हर चीज मिलेगी आपको, टोटल हर चीज, मोर से लेकर आपको सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। हर तरह के जीव जब आपके खेत में रहते हैं तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस तैयार होता है, और जब इकोलॉजिकल बैलेंस तैयार होता है तो खेती आपको नहीं करनी पड़ती है, फिर ये सारे लोग मिलकर आपकी खेती को करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पहले खेत को तैयार करते हैं, और खेत को तैयार करने के साथ साथ में फिर हम क्या करते हैं, एक सस्टेन बैम्बू का या कोई भी लकड़ी का एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिस ढांचे में आधी धूप और आधी छाया आ सके, जिसमें एक अनुकूल वातावरण पौधों को उगने के लिए तैयार हो सके, ठीक है। और उस पे फिर हम अलॉटमेंट भी कर सकें कि ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले बांस और वायर के माध्यम से 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर रो टू रो हम लेते हैं 5 फीट, और बैम्बू टू बैम्बू लेते हैं 6 फीट। 5 बाई 6 फीट पर हम पोल लगाते हैं, और एक एकड़ में साढ़े 1400 बांस या कोई भी लकड़ी जो भी आपके पास हो अवेलेबल, उसका सहारा लेके 1450 11 फीट की चाहिए होती है। ऐसे करके 5 बाई 6 पर हम पूरे खेत में चारों तरफ लगा देते हैं। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम अपनी घर की बीम डालते हैं, तो क्या करते हैं, चारों तरफ जब हम पिलर भरते हैं, पिलर से फिर पिलर टू पिलर उसको जोड़ देते हैं। जोड़ते कि नहीं जोड़ते, बीम के माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, जो हमने बॉर्डर के बैम्बू खड़े किए, उसमें एक आड़ा बैम्बू चारों तरफ एक बीम के माध्यम से कनेक्टिविटी कर देते हैं बाहर की लाइन, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये हॉल है, इसमें ये सारे पिलर्स हैं, और हमने ये बॉर्डर पे ये ऐसे चारों तरफ घुमा के बैम्बू डाल दिया। कितनी हाइट पे, हमारी हाइट से आधा फीट हाइट पे, लगभग 6.5 फीट की हाइट पे। और फिर उस बैम्बू से पकड़ के बैम्बू को खींच के लोहे का एंगल लगा के अपोजिट डायरेक्शन में खींच के बांध दिया, जैसे मिलिट्री के टेम्पू लोग लगाते हैं उस तरह से। और ये चारों तरफ हम खींच के ऐसे बांध देंगे, है ना, एंगल लगाएंगे 2 फीट का गहरा, और वी शेप में इसको पूरा जो है जमीन के अंदर डाल देंगे। उसमें एक छोटा सा होल सुराख बना देते हैं, उसमें खींच के बांस को बांध के तार बांध देते हैं। तो वो क्या होता है, चारों तरफ से बाहर की तरफ ये खिंचाव ले लेता है। अब हम क्या करते हैं कि अंदर में जो रो होती है, सामने सामने के जो बैम्बू होते हैं, वायर उस बैम्बू से बांध के और एक दूसरे बैम्बू को कनेक्ट करते हुए आखिरी तक तार बांध देते हैं 16 गेज का। फिर ऐसे दूसरी लाइन के बैम्बू से बैम्बू तार खींच के बांध देते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, माने हर एक लाइन के बैम्बू को तार से कनेक्टेड करते हैं सीधी डायरेक्शन में। तो क्या होता है कि अभी तो ये पूरा मॉडल क्या हो गया, बाहर की तरफ से चारों तरफ से ऐसे खींच गया, फिर हम सामने सामने करके ऐसे लॉक कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एक भी
विंड के प्रेशर में मूव तक नहीं होता किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि आपने अनलॉक प्रॉपर किया हुआ है, चारों तरफ से पकड़ उसकी बना दी है। तो हमने ये करने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये सामने से हमारी रो है, उस डायरेक्शन में अगर हमने वायर खींचा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में उसमें 8-8 इंच के अंतर से या 6-6 इंच के अंतर से हम वायरिंग कर देते हैं, जो 20 गेज के वायर की होती है। या आप चाहो तो बैम्बू की ही, आपके पास अगर बांस बहुतायत में उपलब्ध है तो बांस की पत्तियों को आप फटा के पतला पतला उनकी बंच बना लीजिए और उस बंच को भी आप ऊपर डाल सकते हैं अगर है तो, और नहीं है तो वायर आप खरीद लीजिए, वो भी बायो डिस्पोजेबल होता है, जंग लग के 4-5 साल में वो मिट्टी में मिलके खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये करके और जाला बुन दिया पूरा ऊपर। अब इस जाले पे दो चीजें होती है, आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपके पास घास है, किसी तरह का कोई खरपतवार है जो हाइट 3 से 4 फीट की है, तो आप थोड़ा सा बेगरा बुन सकते हैं। बेगरा मतलब 8-8 इंची तक ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई घास नहीं है आपके पास, खरपतवार नहीं है, तो फिर आपको 4-4 इंची के अंतर से जाला बुनना चाहिए, ताकि लता वाली फसल उसमें से लटक के नीचे ना आ पाए। ठीक है, ये थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जाला बुनने के बाद ये इस तरह से देखिए, ये 6-6 इंच के अंतर से हमने जाला बुना हुआ है। ये 20 गेज का वायर होता है और आपस में चारों तरफ से एक कनेक्टिविटी बन जाती है और एक पूरा जाला बन जाता है। अब इस जाले पे हम क्या करते हैं, ये घास जो खरपतवार की तरह हमारे खेतों में खूब होती है, कुदरत ने सब कुछ दिया है। देखिए, मैं अभी फिर वही बात रिपीट करता हूँ, कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें क्या करना है, आपके इर्द गिर्द भी बहुत तरह की घासें होती हैं। कहीं पर कांस होता है, कहीं पर जो है कुश होता है, कहीं पर वो एक सरपट टाइप की चीज होती है, लंबी लंबी होती है, पानी जहाँ पर भरा रहता है वहां पे होती है। कईयों के पास ये वाली घास होती है, कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाता है अगर आप ढूंढेंगे तो। ठीक है, तो ये घास को हम क्या करते हैं, जलाते नहीं है, हम काट के सुखा के गट्ठे बना के रख लेते हैं और फिर गट्ठे बना के रखते हैं। और फिर जनवरी के महीने में जब हम तैयारी करते हैं तो पतला पतला इसको ऐसा फैलाते हैं कि फिल्टर होके धूप आती है नीचे, 50% धूप और 50% छाया बन जाती है। तो घास जो है ना, हम इसके ऊपर फैला देते हैं और फिर उसके ऊपर एक लकड़ी डालते हैं पतली सी और उसको बांध देते हैं ताकि ये घास हवा में उड़े ना। तो ये देखिए, ऊपर आप देखो, ये इतना बड़ा खेत है, पूरा 3 एकड़ का एक ही खेत है और घास जली हुई है उसमें प्रॉपर। और आप इसके नीचे दोपहर के मई के महीने में 2 बजे आप ये नहीं कह सकते कि आप भागो यहाँ से, गर्मी लग रही है। इतना बढ़िया कूलिंग कंफर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जब आपको कंफर्ट लगता है तो नीचे जो फसल लगी उसको कंफर्ट लगेगा, और जब आप अपने कंफर्ट में होते हैं तो ज्यादा एनर्जी से काम कर पाते, ज्यादा आउटपुट दे पाते। फसल अपने कंफर्ट में रहेगी तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगी। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो वही चीज हमने समझी और इसको किया। और अब ये जो टमाटर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मई के महीने में जो है 80 रुपए किलो के रेट हमने 4 साल पहले टमाटर लगाया था इस मॉडल के अंदर, एक फसल नीचे और एक फसल ऊपर। जब हमने 2 लेयर का मॉडल किया था ये, तो नीचे टमाटर 80 रुपए किलो, जिस समय पे लोगों के लपट के कारण फूल झड़ जाते हैं, उस समय पे इसमें अच्छे से टमाटर लगते थे। ठीक है, अभी गर्मी में क्या होता है, मिर्ची के फूल है, टमाटर के फूल है, बैगन के फूल है, ये फल में बदल ही नहीं पाते क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। फूल से फल बनने के लिए 30 डिग्री के आसपास का एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। जब वो 45 डिग्री पे तापमान पहुंचता है तो फूल आते पर झड़ जाते, फल नहीं लग पाते। तो इसके अंदर आप 45 डिग्री में फल बना पाते हैं और वो भी क्वालिटी फल। ठीक है, तो टमाटर उगाए और एक फसल हमने ऊपर लगाई। अब देखिए, ये ऊपर करेला है, ऊपर लता वाली फसल के रूप में करेला है और नीचे जो है ना टमाटर। क्या चीज नहीं, कुंदरू भी लगाते हैं, करेले भी है, पर इसमें ये जो लगा है ना, ये करेला है। ऊपर जो घास है, पर बैम्बू टू बैम्बू जो है ना, करेले की फसल है। हाँ, वो करेला। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए क्या करते हैं, अब मैं आपको ये पूरा विस्तृत मॉडल समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जमीन के अंदर एक कंद वाली फसल डालते हैं, ग्राउंड फ्लोर अलॉटमेंट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर देते हैं अपन कंद वाली फसल को, क्योंकि कंद सबसे जमीन के नीचे ही बनना है। ठीक है कि नहीं? तो आप पूरा मॉडल इसको समझिए। नीचे सबसे पहले नंबर हम कंद वाली फसल को, अदरक है, हल्दी है, कचूर है, अरबी है, इस तरह की कोई भी चीज जो आपके लोकल में ज्यादा रेट देती हो या सहजता से उसका मार्केट हो, उनमें से कोई भी एक फसल जमीन के अंदर आप कंद वाली फसल के रूप में डाल सकते हैं।
अब 2 इंच के नीचे, और ऑफ सीजन डालनी है आपको, सीजन में नहीं डालनी है। टाइमिंग का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। अगर यही फसल आप इसमें जुलाई में लगाओगे तो 2 ही फसलें ले पाओगे, 3 और 4 नहीं ले पाओगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट जो महीना होता है वो फरवरी का महीना इसको सूट करता है, सिलेक्ट किया, और उस समय पे हम जमीन के अंदर कंद वाली फसल अदरक उदाहरण के रूप में हल्दी लगा दिया। अभी क्या होता है कि अदरक और हल्दी का जो स्प्राउट है वो फरवरी के महीने में थोड़ा लेट आता है, ठीक है। अब जब लेट आएगा तो जमीन का पूरा सरफेस खाली रहेगा, और जमीन का सरफेस जब खाली रहेगा तो क्या होगा, खरपतवार उगेगी। सही है कि नहीं? इंसान अगर खाली बैठ जाए 1-2 घंटे के लिए तो कितने सारे विचार आएंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। और अगर आप अपने काम में लगे हुए हैं तो एक भी विचार नहीं आएगा आपको। सही है कि नहीं है? तो इंसानों जैसा मिट्टी के साथ भी होता है। आप जमीन को खाली छोड़ोगे घास बहुत उगेगी, और खाली नहीं छोड़ोगे तो फिर जो उगाना चाहेंगे वो उगेगा। तो अपन क्या करते हैं, इससे पत्ती वाली सब्जी तुरंत डाल देते हैं। पूरे जमीन के सरफेस पर लीफी वेजिटेबल बो देते हैं, जैसे कि मेथी हुआ, पालक हुआ, धनिया हुआ, चौलाई हुआ, राजगिर भाजी हुआ, या लाल साग हुआ, जो भी भाजियां आपके यहाँ चलती हो उनमें से कोई भी एक पत्ती वाली सब्जी बो सकते हैं। पत्ती वाली सब्जी क्या करती है, 10 से 15 दिन के अंदर पूरा जो है वहां पर उग कर एक वातावरण बना लेती है, और 20 से 25 दिन के अंदर तो वो पूरा जमीन के सरफेस को ढक देती है। ठीक है कि नहीं? फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में आप लगाओगे, मार्च तक आते आते ये पूरा जमीन के सरफेस को ढक लेगी, है ना। क्योंकि फरवरी के बाद मार्च आ रहा होता है तो सॉइल का टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है, और लीफी वेजिटेबल उस समय पे अगर आप लगाते हैं तो खरपतवार अपना जो ग्रोथिंग टाइम है उसका, वो ग्रोथिंग टाइम नहीं होता है। लीफी वेजिटेबल लगाओगे तो वो उसका ग्रोथिंग टाइम होता है। खरपतवार जितने भी होते हैं वो जुलाई के महीने में बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, क्योंकि ये सब नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। जैसे ही ऊपर का पानी मिलता है और एकदम से घास खेतों में दिखती है। तो हमको क्या करना है, ये जब हमने लीफी वेजिटेबल लगाई, अब आप देखो ये 20 दिन के बाद का स्पेस है, पूरा जमीन का स्पेस ये हमने चौलाई की साथ लगाई हुई है, पूरा जमीन का स्पेस इसने ढक लिया। अब ये स्पेस ढकने से क्या होता है कि 2-3 फायदे होते हैं आपको। नंबर 1, पहला फायदा तो ये कि कोई भी खरपतवार निकलने की कोई मजाल नहीं है कि निकल जाए। क्यों? क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है भाई। जब जगह रहेगी तभी तो निकलेगा, है ना। आप अगर खाली रहोगे तो ही तो कोई विचार आएगा। अभी आप लगे हो किसी काम में तो काहे को विचार आएगा, आप अच्छी चीज भी भूल जाते हो, और खाली टाइम में रहते हो तो पता नहीं क्या क्या आता है। सही है कि नहीं? तो जब आप पूरी मिट्टी को इस तरह से पैक कर देते हो तो कोई भी खरपतवार जमीन से ऊपर नहीं निकल के आ पाता है। और ये काम लेकिन आपको करना होगा मंथ ऑफ फरवरी में। अगर किसी भी समय पे करोगे और घास आएगी तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फॉर्मूला गलत है। टाइम का आपको रोल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पे लीफी वेजिटेबल से 10 गुनी ग्रोथ खरपतवार की हो जाती है जुलाई में, और फरवरी के महीने में जो खरपतवार की ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। तो जब तक वो उगने की कोशिश करता है तब तक हमारी पत्ती वाली सब्जी पूरा सरफेस मल्चिंग के रूप में कवर कर लेती है। दूसरा फायदा ये होता है कि एक तो हमने 50% धूप के लिए कंट्रोल करने घास डाल दी। अब उस घास पे हमने लीफी वेजिटेबल भी पत्ती वाली लता वाली फसल भी लगा दी, तो 50% तो धूप उसने रोक ली, है ना। और बाकी की जो धूप पड़ रही है वो जाके अब पत्ती वाली सब्जी की पत्तियों पर पड़ रही है। गौर करिए, मिट्टी पे नहीं पड़ रही है। अभी हम जो खुले खेत में जो फसल लगाते हैं तो क्या होता है, सूरज की रोशनी सीधा खेत पे पड़ती है। खेत पे पड़ी तो जो पानी आज हमने बहा के दिया 1 लाख लीटर, उसका जो है 10,000 लीटर एक उसी दिन उड़ गया देते ही देते, क्योंकि हवा भी लग रही थी और धूप भी लग रही थी। और तीसरे दिन जाके वो 90,000 लीटर उड़ गया, 10,000 लीटर बचा, तो उसमें से 1-2 हज़ार लीटर फसल को मिला। तीसरे दिन फिर पानी चाहिए, तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन जब ये मॉडल पे आप काम करते हैं तो क्या होता है, 50% धूप घास ने रोक ली और बाकी की जो धूप बची तो पत्ती वाली सब्जी ने रोक ली, तो सूरज की किरण मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती है। और पानी का जो एवापोरेशन है वो पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 से 80% तक हमने देखा है कि आराम से रुक जाता है। और 70 से 80% रुकने का मतलब ये है कि 20 से 30% में आप 4 फसल उगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना एक फसल को उगाने के लिए 5 से 7 लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक फसल को उगाने के लिए आप कुल 93 लीटर एक फसल को उगाने के लिए जो पानी खर्चा करते हैं उसका 93 लीटर पानी बचा रहे हैं। सोचिए 60% पानी में आपकी एक फसल उग रही है, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। मतलब ये
जो जिनके पास पानी नहीं है वही समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम पानी की बचत करते हैं। तीसरा बड़ा फायदा ये होता है, आप ये बताओ आपका जीवन काय से चल रहा है? नहीं, आपका अस्तित्व काय से है? तीन चीजों से है, भोजन, पानी और हवा। इनमें से अगर कोई भी एक चीज आपको दिन में ना मिले तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो भोजन, हवा, पानी जैसा हमारा अस्तित्व है, भोजन, हवा और पानी से ही पेड़ पौधों का अस्तित्व है। इनको भी पानी चाहिए, इनको भी हवा चाहिए, इनको भी भोजन चाहिए। पानी आप फसल में देते हैं, हवा जो भोजन जो है ना ये प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, और इनको जो हवा है श्वास लेने के लिए भगवान ने सबका एक एक छिद्र बनाया है, किसी का कहीं किसी का कहीं बनाया। हमारा इधर बना हुआ है, हम इधर से सांस लेते हैं। पौधों की जो सांस लेने की जो जगह है वो जड़ों में बनाई हुई है। हमेशा पौधे जड़ों से सांस लेते हैं, और जड़ों से सांस तभी पौधे ले सकते हैं जब मिट्टी में पोरोसिटी हो। अब मिट्टी एक तो केमिकल के कारण हार्ड हो चुकी है, ऊपर से हम बहा के पानी लेते हैं तो पूरा कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो मिट्टी में रंध्रता है ही नहीं, और रंध्रता नहीं है तो सांस नहीं ले पाता पौधा, और सांस नहीं ले पाता तो ना तो बैक्टीरिया काम कर पाते ढंग से, क्योंकि उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, वो भी जीवंत है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मिट्टी में तब तक जो है ना ग्रोथ संभव नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए हमारे भारतीय किसान खुरपी लेके निदाई गुड़ाई सब्जी उगाने वाले किसान हर 20-25 दिन में करते रहते हैं। तो हमने क्या किया, जब हम पत्ती वाली सब्जी लगाई तो इसको हम जड़ समेत उखाड़ के बाजार में बेच देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगला नंबर जो है ना अदरक का लगा हुआ है, नीचे अदरक उग के आ रही है। अगर हम ये स्पेस खाली नहीं करेंगे तो फिर ना तो अदरक ढंग से हो पाएगा ना पत्ती वाली सब्जी। तो हम क्या करते हैं, इसको मजबूरी में जड़ समेत उखाड़ उखाड़ के गड्ढे बना के बेचते रहते हैं। अब जैसे ही हमने जड़ उखाड़ी किसी पौधे की तो मिट्टी उखड़ गई, ओरस हो गया। तो निदाई गुड़ाई का जो खर्चा हम 20,000 रुपए बिठा रहे थे हर फसल में साल भर में, वो खर्चा हमारा बच गया। तो निदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया, खरपतवार आने से बच गया, और हमारा पानी बच गया। तीन बड़े फायदे इस पत्ती वाली सब्जी को जमीन के सरफेस पर बोने से हो जाते हैं। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं कि जमीन के नीचे अपन ने एक पत्ती वाली सब्जी लगा दी, कंद वाली फसल लगा दी। फिर उसके ऊपर जो है ना हमने पत्ती वाली सब्जी लगा दी। फिर उसके ऊपर जो मंडप बनाया है, जो बैम्बू लगाए हैं, उन बैम्बुओं के सहारे हमने कोई एक क्रीपर्स लगा दी, लता वाली फसल, और उसमें वो फसल लगाते हैं जैसे करेला है, कद्दू है, पड़ोरा है, परवल है, जिनकी पत्तियों की साइज बहुत छोटी होती है। तो ये लता वाली फसल उस साइड पे जाके धूप छाया भी बना के रखती है और एक फसल के रूप में भी फलती है। तो तीन फसलें हो गई। फिर चौथी फसल के रूप में हम पपीता लगाते हैं। ये पपीता क्या करता है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर के निकल के जाके सबसे टॉप फ्लोर पे फलता है, क्योंकि इसकी हैबिट होती है सीधा बढ़ना एकदम स्ट्रेट। तो ये स्ट्रक्चर को फोड़ फाड़ के निकल के और सबसे टॉप फ्लोर पे फलता है। तो टॉप फ्लोर पर पपाया होता है, थर्ड फ्लोर पर लता वाली फसल होती है, सेकंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली पत्ती वाली होती है, और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली फसल होती है। ऐसे करके 4-4 फ्लोर हम बना देते हैं, और 5वां फ्लोर भी तैयार करते हैं। 5वें फ्लोर के लिए क्या करते हैं, जो बैम्बू टू बैम्बू लगे हुए हैं, बांस से बांस की दूरी 5-6 फीट रखी है, तो हम क्या करते हैं, जमीन से 1 फीट की हाइट से वायर बांध देते हैं, फिर अगले बैम्बू में बांध देते हैं, फिर अगले बैम्बू में। तो ये जो वर्टिकल है ये ज्यादा बन जाता है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर तो 6.5 फीट की हाइट पे ऊंचा है, और पत्ती वाली सब्जी जमीन से 1 फीट की हाइट पे है। तो 1 फीट से लेकर 6.5 फीट के बीच में पूरा स्पेस खाली है। तो उसमें हम वायरिंग करके वर्टिकल एक लता वाली एक और फसल ले लेते हैं, जैसे ककड़ी है, या फिर करेला है, लौकी है, गिलकी है, इस तरह की फसलें भी हम ले लेते हैं। लेकिन इन सबको आपको लगाना पड़ेगा मंथ ऑफ फरवरी। अगर आप सोचें कि अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं 4-5, तो अभी नहीं कर पाएंगे। अभी आप 2 फसल के साथ में शुरू कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग महीने पे कौन से टेम्परेचर में आप किस समय पे आप शुरू कर रहे हैं, उसके हिसाब से फसल के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। सर वो सबके ऊपर वाली, हाँ, पपीते को छोड़कर बाकी सबको एक साथ लगा, क्योंकि पपीता जो है ना नर्सरी में हम पहले तैयार करते हैं। अगर हम पपाया को तुरंत लगा देंगे तो उसकी पत्ती इतनी बड़ी होती है कि वो कंप्लीट शेडो कर लेती है। तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर बढ़ने देते हैं, ठीक है। और जब अप्रैल के महीने में हमारी पत्ती वाली सब्जी भाजी वगैरह जब 60-70% निकल चुकी होती है, तब हम जाके इसको शिफ्ट कर देते हैं। बारिश आने के 1-1.25 महीने पहले तो वो जड़ पकड़ लेता है, और जैसी बारिश आई और धनाधन उसने ग्रोथ करके ऊपर बढ़ना चालू कर दिया।
दिया। तो टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ये किराने की दुकान है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, किराने की दुकान का मतलब ये होता है सुबह 7 बजे शटर खोलना और रात के 10 बजे। ठीक है, आप मतलब ये राजधानी ट्रेन है, आपको इसके समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा, समझ रहे ना। पैसेंजर नहीं है कि आप जो है ठीक है 10 मिनट लेट भी हुए तो अंदर लिखा रहता है यार वो खड़ी होगी अभी। तो इसमें टाइमिंग इतना रोल प्ले करती है कि आपको सटीक टाइम टू टाइम चलना होगा, तब ये मॉडल आपको 10 लाख रुपए देने की पावर रखता है। और मैं आपको समझाता हूं, देखो सबसे पहले नंबर जो हम कंद वाली फसल लगाते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। जो पत्ती वाली सब्जी है वो मार्च से निकलना चालू होती है, फरवरी से चालू किया लगाना, मार्च से वो निकलना चालू होती है। और 1 एकड़ में पूरा 1 लाख का बजट आराम से गिरी हालत में किसान पूरे 3 महीने में आराम से बना सकता है। जब आप मई के महीने में किसी को मेथी खिलाएंगे तो वो 5 रुपए किलो नहीं बिकेगी, 40 रुपए से कम आप रेट रख ही नहीं सकते। आदमी खुद अपने से आके देगा कि भैया मई के महीने में आप मेथी खिला रहे हो तो 40 रुपए, तो वो आपको रेट मिलेंगे। तो लाख रुपए में गिरी से गिरी बोल रहा हूँ, हमने तो 2-2 ढाई लाख रुपए तक की भी निकाली है, और मैं कह रहा हूँ गिरी से गिरी 1 लाख रुपए तक की आप पत्ती वाली सब्जी 1 एकड़ से निकाल के रख सकते हैं। दूसरा, जो हमने लता वाली फसल लगाई है ऊपर, वो कंटिन्यूअसली 9 महीने चलती है, 9 मंथ। ठीक है, जो हम लगाते हैं वो कुंदरू लगाते हैं, परवल लगाते हैं, करेला। तो आज की हेडिंग ये रहेगी 1 एकड़ में 10 लाख कैसे कमाएं, इसकी ट्रेनिंग ली है हमने जो ट्रेनिंग ली है 1 एकड़ में 10 लाख कैसे कमाएं, इसके लिए राजपूत साहब को बहुत बहुत बधाई। बोलने वाले नहीं है, हम आपके यहाँ 1 हफ्ते रहने की ट्रेनिंग लेंगे और आपकी राशि को लाकर के हम अपना मॉडल बनाएंगे। मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ, पूरी तैयारी से घर से निकला हूँ। आप कहो 2 बजे आ जाओ तो 2 बजे आने को तैयार हूँ, आपको 3 बजे आ जाओ तो 3 बजे अब ये कहा जा रहा था कि अंदर चाय नहीं आती है, तो हमने कहा यार शेखर चाय के बिना तो काम चलेगा। बाहर गए तो चाय के हो जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो देखो आज स्पेशली ये ऐसे चाय यहाँ मिलती नहीं है कभी, और आज स्पेशली हम लोगों को चाय ये थोड़ा आपको क्योंकि रेस्ट मिल जाए, इसलिए ये सब चीज कर रहा हूँ ताकि हंसी मजाक भी हो जाए और आपको रेस्ट भी मिल जाए। बाहर जाएंगे तो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। यही तो होता है ना कि हम एक चीज जो है ना, एक जो माला बनती है ना, तो एक मोती का इंपॉर्टेंट होता है, और एक मोती जब अपना रोल प्ले करता है तब वो सुंदर माला बनती है। तो यहाँ पर अगर ऐसी सोच के अधिकारी हैं, ऐसे विजन के लोग हैं हमारे पास, तो क्या नहीं कहना, फिर तो ये माला बननी है। और एक चीज और आकाश में बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने आज ये ट्रेनिंग ली है उनको सर्टिफिकेट में आज नहीं दूंगा, उनको हम देखने के बाद देंगे। 10 लाख में बने रखे हुए हैं, आज की डेट में हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं दूंगा कभी जब आपके पीठ में जाकर मैं देखूंगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है, बहुत सही। तो जो है अभी देखो 1 के आसपास हमने बजट बना लिया पत्ती वाली सब्जी से। अब आप इसको गहराई से समझो, जो लता वाली फसल होती है उससे हम 2 से 2.5 लाख रुपए 9 महीने में क्रीपर फसल से बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 3 से 3.5 लाख का बजट हो गया। फिर उसके बाद हमारे क्या बात है, लता वाली फसल मतलब उसके ऊपर से नीचे लटक आएगी ना, जो फल होंगे फल लटकेंगे ना, फल लटके। आप जो भी लगाओगे वो फल नीचे लटक के आ जाएंगे, क्योंकि वो घास इतनी हार्ड नहीं होती कि वो ऊपर ही रहेगा फल। इतनी फ्लेक्सिबल होती है वो कि अगर उसमें 10 ग्राम का भी वेट लगाएगा ना तो नीचे आ जाएगा, आपस में खिसक जाती है ना। तो 2 से 2.5 हम ऊपर लता वाली फसल से बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है, जो हमारी पपीते टाइप की जो फसलें होती हैं उससे हम लगभग लाख रुपए साल भर का बना लेते हैं। तो लगभग 4.5 के आसपास का बजट बन गया। अब हमारे पास बचता है कंद वाली फसल, जो हम फरवरी में लगाए थे और उसको जाके अगस्त सितंबर में ऑफ सीजन में बेचते हैं। किसान लगाता है जून जुलाई में, मई के महीने में, मई से लगना चालू होता है और वो जुलाई तक लगाता है कंद वाली फसलों को। हम लगाते हैं फरवरी में, और फरवरी में जब लगाते हैं तो हमें 2 फायदे होते हैं अगस्त और सितंबर में। पहला तो मैच्योरिटी अर्ली आ जाती है, दूसरा क्या होता है कि उस समय पे बजट बहुत रहता है क्रॉप में,
क्योंकि कंद वाली फसल है, मिट्टी के अंदर है लगातार, तो उसमें वजन बहुत रहता है। जैसे अभी हमारे एक भाई साथी बता रहे थे जो इंदौर से हमारे साथ में आए हुए हैं कि मटर साहब जब हम भरते हैं ना तो बम्बई जाते जाते एक ट्रक में पता चला 500 किलो कम हो जाती है, क्योंकि उसका मॉइस्चर लॉस होता है। तो जब हम कंद वाली फसल को, जैसे अदरक हुआ, अरबी हुआ, हल्दी हुआ, आज आपने खेत से निकाला, आप 2 दिन खेत में ही रखा रहने दीजिए, 100 किलो 200 किलो वजन लॉस हो जाएगा। और जब हम फसल लगाते हैं मई जून में, तो निकालते कब है? ये टाइम पे, दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो उस समय मौसम में क्या होता, मॉइस्चर तो होता नहीं है, ठंडी होती है, धूप होती है, तो मॉइस्चर वेट लॉस होता लगातार। और हम लगाते हैं फरवरी में और निकालते हैं अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में झमाझम बारिश हो रही होती है, मॉइस्चर ही मॉइस्चर रहता है। सूखी सब्जी को भी रख दो तो तोड़ोगे 10 किलो तो वहां जाके 10 किलो 100 ग्राम निकलेगी मंडी में। ये भाई ये प्रैक्टिकल बात है। तो जब हम कंद वाली फसल को अगस्त में निकालते हैं तो एक तो वजन उसमें पूरा बराबर रहता है, दूसरा उस समय रेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो हमें जो दाम 40 रुपए 30 रुपए मिलने वाला था किलो पे, वो जाके 70-80 रुपए तक मिल जाता है। तो एक तो 2 गुना 3 गुना रेट मिल गया और हमें दुगना वजन भी मिल गया, और हमारी फील्ड खाली हो गई अगस्त में, तो हम जाके तुरंत उसमें आलू शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके हम जब अगस्त के महीने में अदरक या हल्दी बेचते हैं तो समथिंग समझ लो कि 4 से 5 लाख रुपए तक का आराम से बजट बनाते हैं। एवरेज आप 50 से 60 कुंटल तक 70 कुंटल तक कंद वाली फसल को इसमें पैदा कर सकते हैं। हमने 150 कुंटल तक का रिकॉर्ड बना लिया, और 150 कुंटल निकालने के बाद इसी मॉडल पे फिर से अभी लगी हुई है हमारी फसल, और आप हमारी हाइट के बराबर अभी हमारी हल्दी की फसल है। बहुत सारे जो लोग हैं वो देख रहे हैं प्रैक्टिकल, और जो है हमारे सिंह साहब भी गए हुए थे, उन्होंने भी अभी प्रैक्टिकली देखा। उसी जगह पर हमने फिर से दोबारा लगाई है और हमारी फसल 6 फीट के बराबर की हाइट पे, मतलब हमें उम्मीद है कि हम 160 कुंटल का रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या बात है। अगर आप 70 कुंटल की अगर हम बात कर रहे हैं, 60 कुंटल आधे की भी बात कर रहे हैं, तो आप अगर 60-70 रुपए का अगर रेट भी अगर आपको मिल गया तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की आराम से फसल को आप कंद वाली को गिरा सकते हैं ऑफ सीजन में पर। तो ऐसे करके आप 8 से 10 लाख रुपए तक का ग्रॉस इनकम फिगर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप 2 लोगों की मेहनत इसमें मानते हो, क्योंकि हम इंसान की मेहनत भी लागत में कैलकुलेट करेंगे, जो आज तक खेती में कोई नहीं करता। भाई किसान के जो इनपुट्स होते हैं वो बस लागत में गिने जाते हैं। किसान दिन रात और उसका परिवार बच्चे लगे रहते हैं, उसकी मेहनत जुड़ती ही नहीं है। तो अगर हम 2 लोगों की सैलरी जोड़ते हैं, 8,000 रुपए महीना तो होना चाहिए, तो लगभग 2 लोगों की आप सैलरी भी काट दो, अपनी लागत भी काट दो, तो साहब आप 3 से 4 लाख रुपए आराम से जेब में रख के इस मॉडल को कर सकते हो। और मुझे लगता है कि जो 4 लाख रुपए की आमदनी है, 5 लाख रुपए की आमदनी, ये एक इंजीनियर की सम्मानजनक आमदनी होती है। सही है। 40 से 50 हजार रुपए ही होती है ना भाई, ठीक है। तो ये आमदनी 1 एकड़ की भूमि से इंजीनियर बनने से अच्छा है, डॉक्टर बनने से अच्छा है। 1 एकड़ भूमि पे आप काम करो, किराने की दुकान जैसा 8 से 10 घंटे वो व्यक्ति काम करता है, वैसा इस मॉडल के साथ काम करो। एक हेल्दी फूड हम समाज को खिलाएंगे, जहर मुक्त थाली का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे, और हम आने वाली जनरेशन को एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा एग्जाम्पल देके जाएंगे कि वो आने वाली जनरेशन आप पे गर्व करेंगे। अच्छी सेंटेड अगरबत्तियां लगाएंगे, सुगंधित फूल उगा के हमारी माला बना के हमारी फोटो और तस्वीर पर चढ़ाएंगे। और अगर हम मिट्टी को बर्बाद कर दिए, पानी को बर्बाद कर दिए, जीवाणु खत्म कर दिए, तो आप समझ में कि जितनी भी सेल्फी आपके बच्चों ने आपके साथ खींची है, आपके जाने के बाद तुरंत मोबाइल से डिलीट तो ये बात की चिंता आपको करनी है कि आपको सुगंधित फूल चढ़वाने हैं अपनी फोटो पे, या फिर आप फोटो मोबाइल से डिलीट करवानी है। तो अगर हम इस मॉडल पे काम करते हैं तो देखो ये मेरा अनुभव है, मैंने काम किया वो मैंने बता दिया, लेकिन जब हम इसको जमीन पर उतारते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो एक नहीं अनेक फायदे इसमें होते हैं। और मैंने अध्ययन करके देखा है, अभी हिंदुस्तान में लगभग 10-12 लाख किसानों से हम मिल चुके हैं पूरे देश भर में जा जाके, और हमने देखा है एक पीड़ा किसान के अंदर है। और ये शायद पीएचडी करने का साहब विषय है कि एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति को 1 या 5 तारीख के बीच में तनख्वाह आती कि नहीं आती है। अगर वो तनख्वाह 10 दिन लेट हो जाए तो उसके परिवार से जाके पूछो कि क्या कोहराम मचता है या कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती है। 1 महीने में अगर 10 दिन की सैलरी लेट होती है, अभी किसान से जाके पूछो उसकी आमदनी महीने में कितनी बार होती है, साल में कितनी बार होती है, उसकी 2 बार होती है, हमारी 12 बार होती है, उसकी 2 बार होती है। और 2 बार की आमदनी वो भी 95% रिस्क फैक्टर पे है।
इधर तो ठीक है, मिलना ही मिलना है, ठीक है, 5 को नहीं मिलेगी, 6 को आएगी, 7 को आएगी, 8 को आएगी, पर आएगी ना, ठीक है। लेकिन किसान जब पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट्स डाल देता, फसल बिल्कुल लहलहाती खड़ी हुई है, शाम को सोया, रात को आंधी चल गई, सारी फसल लेट गई, दाने नहीं पड़ा, तो 6 महीने के लिए फिर गया, तो जितनी उसने आशाएं बिठाई थी वो फेल हो जाती। आप सोचो कि एक व्यक्ति, एक परिवार जिसके पास साल में 2 बार आमदनी होती है, वो भी 3 साल में, 4 साल में 2 बार हो गई तो ठीक है, नहीं तो हर कोई दूसरे साल एक आध झटका तो उसको लगता ही लगता है, चाहे तेज पानी का, चाहे कम पानी का, चाहे तेज आंधी का, तूफान का, ओले का, या किसी भी चीज का। तो कितने रिस्क में साल में 2 बार आमदनी करने वाला परिवार अपने परिवार को कैसे चलाता है, ये पीएचडी का विषय है। सही बात, बिल्कुल। मतलब सोने नहीं दिया इस बात में। तो इसमें जब हमने इस मॉडल पे डीप में जाके अध्ययन किया तो मैंने कहा कि किसान की आमदनी जो दुनिया का पेट भरता है और प्रतिदिन व्यक्ति को चलने पे मजबूर करता है, अगर अन्न का दाना अगर घर से ना डाल के निकले तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, चाहे कोई मिसाइल बना रहा हो, चाहे कोई कंप्यूटर बना रहा हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो। तो जो व्यक्ति को हरदम चलने की ताकत देता है उसको तो हरदम ताकत मिलना चाहिए ना। तो इस मॉडल के साथ में देखो जो हमारा फिजिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो पत्ती वाली सब्जी होती है ना, 3 तरह की इनकम हमने कैलकुलेट करी। एक इनकम जो रनिंग इनकम, जिसको हम कैश फ्लो बोलते हैं, जिसको हम जेब खर्चा भी बोलते हैं, कभी 200 आ गए, कभी 500 आ गए, ठीक है, आज पेट्रोल डला लिया, आज मोबाइल में बैलेंस डला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस टाइप की मनी जो जेब खर्चे के रूप में, वो किसान को हरदम मिलना चाहिए। जब हम इसमें पत्ती वाली सब्जी लगाते हैं तो जो हमारी कैश इनकम होती है 200, 500, 1000, 200, 500, 1000 डेली चलता रहता है, तो ये हो गई भाई रनिंग इनकम। फिर दूसरा होता है सेविंग इनकम। सेविंग इनकम वो होती है कि किसी महीने चलो या किसी हफ्ते 10,000 की सब्जी बिक गई तो उन्हें उठा के बैंक में डाला है कि भाई ये सेव कर दो, इसको खर्चा मत करो, बुरे वक्त काम करो, तो वो सेविंग मनी होती है। पर सेविंग मनी पे हम पहुंच ही नहीं पाते, वहां पर एक ही मनी होती है, उसी को रनिंग कर लो, उसी को सेव कर लो, उसी से ब्याह शादी कर लो, उसी से घर बना लो, उसी से कुआं खुदवा लो, उसी से जो है कर्जा चुका लो, उसी से सब कुछ कर लो। तो पत्ती वाली सब्जी ने रनिंग इनकम दे दी, और जो हमारी लता वाली फसल है या इस तरह की जो पपीते टाइप की फसलें हैं वो हमें देती है कैश इनकम। कैश इनकम मतलब सेविंग इनकम, कि भैया हमने हफ्ते में एक बार एक लोड तैयार किया, 10,000 रुपए आ गए, 5,000 रुपए आ गए, तो वो सेव मनी हो गई आपकी, आप उसको खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रनिंग इनकम आ रही, खर्चा कर देंगे, तो हमने वो जाके सेव कर दी। अब हमारी लास्ट में आती है एफडी इनकम, और एफडी इनकम का मतलब होता है कि जिससे हमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना। तो अदरक या हल्दी जैसी जो फसलें होती है एक मुश्त निकलती हैं, जो आप उनका जो भी बजट आता है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उसकी आपको जाके एफडी बनवा दो। तो तीनों तरह की इनकम इस मॉडल में है, एफडी भी, कैश इनकम भी, सेविंग इनकम भी और रनिंग कैश फ्लो। तो ये मॉडल काफी मतलब अपनी जगह बना चुका है पूरे देश और दुनिया में, और लगभग 7 सालों में, आज मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, आज भी मैं बहुत छोटा किसान हूँ, लेकिन कैलिफोर्निया में कोई अपने मॉडल पे काम कर रहा है, भारत की धरती से निकला हुआ मॉडल, तो ये बहुत सीना चौड़ा करने की टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट करके नाक नीची की हुई है, एक प्रकार से कहना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा सिर, सीना और नाक ऊंची होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना आदमी खुशी देता है जब कोई कहता है ब्राजील में आपका मॉडल खड़ा हुआ है, वो यूट्यूब पर देख देख के लोग जो है ना, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सेशन होते हैं, लोग आते हैं, ठीक है भाई, यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो सीख सीख के जिम्बाब्वे में मॉडल खड़ा हुआ है, ब्राजील में मॉडल खड़ा है, नाइजीरिया में मॉडल खड़ा है, बांग्लादेश में खड़ा है, नेपाल में, और तमाम तरह की कंट्री में, ऐसे करीब 15-16 देशों में लोगों ने चालू कर दिया। वेरी गुड। सोचिए, तो ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे भारत के लिए, सागर के लिए, इस धरती के लिए। तो जो है पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि इस चीज को आप समझेंगे, और मैं ये नहीं कहता हूं बिल्कुल कि आप इससे 10 कमाओगे, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि यहां से उठने के बाद इसको शुरू करो, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है, ये एरोप्लेन चीज है, मैंने बताया ना, एरोप्लेन है, ठीक है। अभी हम